गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। पिछले सेशन तक अपन ने टेक्टोनिक पावर्स के कुछ एग्जांपल जैसे कि वोल्केनो देखी थी, है ना। अब इंटरनल टेक्टोनिक पावर का नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अर्थक्वेक। इंटरनल टेक्टोनिक पावर को हम किस तरह से देख सकते हैं, उनको कैसे अनुभव कर सकते हैं, वो अर्थक्वेक को देख के पता चलता है। अर्थक्वेक इज वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स। ये भी अर्थक्वेक क्या है? इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स का एक इफेक्ट है। अर्थक्वेक मीन्स द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, एनी एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ कॉजिंग शेकिंग। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशन इनिशिएटेड इज कॉल्ड एपिसेंटर। कोई भी एक्टिविटी जो अंदर अर्थ को शेक करने में शेक करती है, वो इंटरनल फोर्स की वजह से, इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स की वजह से होती है। अर्थक्वेक का मतलब ही होता है अर्थ को शेक करना, अर्थ के सरफेस को हिलाना, ठीक है, शेक कर। जहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं उसको सेंटर बोलते हैं, एपी सेंटर। एक फिक्स पॉइंट से ही ये एनर्जी के वेव्स वगैरह निकलते हैं, उसको एपी सेंटर बोलते हैं। वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। द वेव्स मूविंग फ्रॉम द डेप्थ व्हेन रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ मेक द सरफेस टू मूव टू एंड फ्रो एंड समटाइम्स अप एंड डाउन। देखो, एपी सेंटर से, ये एपी सेंटर है अंदर, अर्थ की जो क्रस्ट है ये ऊपर, उसके बीच में मेंटल है। तो यहाँ पर जो एपी सेंटर है, एपी सेंटर से सभी तरफ वेव्स निकलती हैं, ऑल डायरेक्शन में, कुछ ऊपर की साइड में, कुछ नीचे की साइड में, ठीक है। जो ऊपर की साइड में मूव करती है वो क्या करेगी? अर्थ के अपर क्रस्ट को अप एंड डाउन मूव करवाएगी या फिर आगे या पीछे इस तरह से मूव करवाएगी। तो अर्थ की सरफेस शेक करना शुरू हो जाएगी, वो हिलना डुलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। अब चूंकि जो अर्थक्वेक होता है वो इंटरनल टेक्टोनिक पावर किसी एक पॉइंट से निकलने वाली वेव्स की वजह से हुआ, ठीक है। तो इस वेव्स के अंदर क्या होगी? इंटेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो अर्थक्वेक कैसा होगा? भयंकर होगा। और अगर इंटेंसिटी कम है तो अर्थक्वेक कैसा होगा? नॉर्मल होगा। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज समटाइम्स सो लेस दैट द अर्थक्वेक इज नॉट इवन फेल्ट। कभी कभार ऐसे न्यूज़ में आता है कि यहाँ पर कहीं पर भूकंप आया है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि उस इलाके में हम रहते हैं और भूकंप का पता ही नहीं चला। ये इसलिए होता है क्योंकि उस भूकंप की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। लेकिन जब इंटेंसिटी हाई होगी तो सबको तबाही कर देगा। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एट एनी प्लेस डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ शेकिंग ऑफ द अर्थ्स वूम एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है कि उसका एपिसेंटर कितना दूर है अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से अगर ये जो सेंटर है वो काफ़ी अंदर तक है, काफ़ी नीचे है, तब तो इंटेंसिटी कम होगी। अगर उसका सेंटर पास में है, अर्थ के ऊपर की साइड में होगा एपिसेंटर, तो उसकी वजह से भूकंप की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। द अर्थक्वेक अंडर द वाटर ऑफ द सी इज कॉल्ड सी क्वेक और वाटर अर्थक्वेक, ठीक है। जब पानी के अंदर या समुद्र, बड़े बड़े समुद्रों के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसको सी क्वेक बोल देते हैं नॉर्मली, या फिर अंडर वाटर अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। जैसे ईसीजी को मेजर करने के लिए ग्राफ्स होते हैं, वैसे ही इसको मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ्स बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक की इंटेंसिटी चेक किस पे करेंगे? रिक्टर स्केल के ऊपर। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ कर, और उसकी इंटेंसिटी को रिक्टर स्केल पर चेक करते हैं, एक्सप्रेस किया जाता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया है, ठीक है। अर्थक्वेक विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 आर वीक, अप टू 5.5 आर स्ट्रॉन्ग। अर्थक्वेक अबव द 6 आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रक्टिव एंड अबव दिस आर द डिजास्टर्स। अगर अर्थक्वेक 4 पर है, नॉर्मल 4 रिक्टर स्केल, इसका मतलब नॉर्मल है। 4 से ज़्यादा, 5.5 तक पहुंचा, बहुत ही तेज हुआ। 6 नुकसान करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान।
और उससे ज़्यादा आ गया वो तो तबाही मचा देगा। ये है अर्थक्वेक का डायग्राम ऑफ अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं अर्थक्वेक को। ठीक है, ये लाइंस हैं, ये दो आपस में टकराती है तो अर्थक्वेक होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से। द कॉज फॉर द origin of the earthquake is the disturbance in the equilibrium in the internal structure of earth। अब अर्थक्वेक पैदा किस वजह से होता है? अर्थ का जो अंदर का चट्टाने वगैरह है मेंटल का, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जब बैलेंस में नहीं रहता, इक्विलिब्रियम में नहीं रहता, इक्विलिब्रियम के अंदर मतलब होने का मतलब यह है कि एक ही स्टेट में नहीं रहता। वहाँ पर जब हीट ज़्यादा बढ़ जाती है तो हीट ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वहाँ का मैटर कन्वर्ट होता रहता है लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड को हमेशा सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम चेंज होने की वजह से जब वो लिक्विड ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश करता है तो उस वजह से वेव्स निकलती है, और उन वेव से अर्थक्वेक होते हैं, वोल्केनो भी होती हैं। एन इम्बैलेंस कैन ऑल्सो अकर नेचुरली और ड्यू टू द प्रेशर ऑफ मैन मेड वाटर रेजर्वॉयर और एक्सप्लोजन्स। ये किस वजह से हो सकता है इम्बैलेंस? नेचुरली भी हो सकता है, और नेचुरल के अलावा मैन मेड जो वाटर रेजर्वॉयर है, पानी या एक्सप्लोजन, जब परीक्षण करते हैं बड़े बड़े बॉम्ब्स का, एक्सप्लोजन वगैरह करते हैं, तो उस एक्सप्लोजन की वजह से अंदर इम्बैलेंस पैदा होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। एट प्रेजेंट अर्थक्वेक इज इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आजकल कैसे समझा जाता था? आजकल इसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा समझा जाता है कि अर्थक्वेक कैसे होता है। वी हैव प्रीवियसली लर्न दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 29 प्लेट। हमने पहले देखा था कि हमारे जो अर्थ का सरफेस है, आउटर सरफेस है, वो टोटल अभी तक पता चला है कि हमारा टोटल कितनी है, 29 प्लेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अमंग दीज 6 आर मैन, जिसके अंदर से 6 मैन हैं। वी ऑल्सो नो दैट दीज प्लेट्स मूव स्लोली, और सबको पता है हमारे जो नाखून के बढ़ने की स्पीड होती है उसी स्पीड से ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर या पास में मूव करती है। ऑल टेक्टोनिक इवेंट्स अकर ऑन द एज ऑफ दीज प्लेट्स, और जितने भी जैसे भूकंप आना है या सुनामी आनी है या वोल्केनो है, तो ये टेक्टोनिक इवेंट है ना, हमेशा दो प्लेटों के एज पर, ये एक प्लेट है बड़ी सी, इसकी एज है ये पर यहाँ पर, और इस दूसरी प्लेट यहाँ पे, इन दोनों प्लेटों की एज के ऊपर जो किनारा है वहाँ पर भूकंप वगैरह आता है ज़्यादातर। यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर नहीं आते, लेकिन उनकी किनारों पर ज़्यादा चांसेस है। एज 3 टाइप की होती है, अर्थ के प्लेट्स की एज 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है यहाँ पे क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव। वी कैन डिवाइड अर्थ एजेस ऑफ द प्लेट इनटू 3 टाइप: क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंजर्वेटिव। Destructive earthquake of greater magnitude come only on the destructive age। डिस्ट्रक्टिव एज किसको बोलते हैं? देखो पहले तो ये समझो। देखो क्रिएटिव एज कब होगी? जब दो प्लेटें आपस में टकराने के बाद क्या क्रिएट करती है? माउंटेन क्रिएट करती है। डिस्ट्रक्टिव कब होगी? जब यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा, ये एक दूसरे से दूर खिसक जाती है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाती है, खाई बन जाती है, इस तरह से होती है, तब इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव। तो जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगी वहां पर तो हाई मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा, बहुत ही भयंकर भूकंप आएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्लेटोनिक कॉलिजन आर बिलीव टू बी द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक इन नॉर्दर्न इंडिया। अगर हमारे इंडिया की बात करें, इंडिया का ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है, अपर पार्ट जहाँ पर हिमालय वगैरह है, तो वहाँ पर अर्थक्वेक आने के क्या कारण है?
वहाँ पर प्लेटों के बीच में टक्कर होती रहती है। इन प्लेटों के बीच में टक्कर होने की वजह से अर्थक्वेक आता है। तिब्बत एंड नेपाल, नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर ही क्या है, तिब्बत, और ऊपर है नेपाल, इनमें भी यही वजह है। अर्थक्वेक ऑल्सो अकर इन पार्ट वेयर द एजेस ऑफ द प्लेट आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एंड देयर अकरेंस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब ये बात तो एजेस की तो हमने समझी कि जहाँ पर प्लेट की एज है वहाँ पर तो अर्थक्वेक आने के चांसेस है, लेकिन कई बार ऐसे इलाकों में भी भूकंप आ जाते हैं जहाँ पर प्लेट्स की एजेस तो बहुत दूर तक हैं, लेकिन फिर भी तो वहाँ पर उसके रीजन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस वजह से ये भूकंप वगैरह आया है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट अकॉर्डिंग टू अर्थक्वेक रिस्क। अर्थक्वेक की रिस्क के ऊपर इंडिया को अपन 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें क्या है, सम पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट रिस्की। तो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ पार्ट ज़्यादातर ये रिस्की है, यहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर कंसिडर्ड एज लीस्ट रिस्की, और सबसे कम रिस्की है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाके। It is seen that this division is generally disregarded. Even though Kolkata was the area of minimum risk, there was a terrible earthquake in 1737 in which about 3 lakh people were killed. अब हमने बता तो दिया कि 5 इलाके हैं इस तरह से जहाँ पर ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, जहाँ पर तो ज़्यादा भूकंप आएंगे, और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हैं इसके अंदर कम ही आएंगे। लेकिन कई बार कुछ इलाके जिसको हमने मिनिमम रिस्क का बोला है कि जहाँ पर भूकंप नहीं आएगा, वहाँ पर भी इतना खतरनाक भूकंप आता है कि फिर बोल नहीं सकते। इस अपने डिवाइडेड जो क्लासिफिकेशन का पार्ट है वो फिर डिसरिगार्डेड हो जाता है, कोई मतलब का नहीं रहता। जैसे कोलकाता को क्या माना जाता था कि यहाँ पर बहुत ही मिनिमम रिस्क है, यहाँ पर कभी नहीं आएगा, लेकिन 1737 के अंदर इतना भयंकर भूकंप आया था कि वहाँ पर 3 लाख लोग मर गए थे भूकंप की वजह से। फिर नेक्स्ट टेक्टोनिक पावर है सुनामी। सुनामी इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इवेंट कॉज बाय इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स। तो ये भी तबाही मचाने वाला ही एक ऐसा घटना है, इवेंट है, जो इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स की वजह से ही होता है। ड्यू टू द सुनामी waves of high energy rises in the sea. These waves cause heavy damage in the coastal areas. अब सुनामी आती कहाँ है, सुनामी आती है पानी के अंदर। पानी के अंदर बड़ी बड़ी सी वेव्स, पानी की वेव्स ऊपर की तरफ उठती हैं और वो कोस्टल एरियाज जहाँ पर लैंड है वहाँ पर गिरती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। सुनामी इज ए जापानीज वर्ड विच मीन्स सिस्मिक सी वेव्स। सुनामी का मतलब होता है सिस्मिक सी वेव्स, जो पैदा किस वजह से होती हैं, अर्थक्वेक की वजह से। सिस्मोग्राफर अर्थक्वेक को ही मेजर करते हैं, तो यह सिस्मिक सी वेव्स होती हैं। अगर लैंड के ऊपर है तो अर्थक्वेक, अंदर समुद्र के अंदर आएगी और उससे लहरें उठेगी तो उसको सुनामी बोलते हैं। अर्थक्वेक ऑफ मोर देन 7 यूनिट। यहाँ पर अर्थक्वेक की, बहुत भयंकर अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 6 तक तो डिस्ट्रक्टिव होता है, उससे बात आता है वो डिजास्टर्स है। तो 7 यूनिट से ज़्यादा जब अर्थक्वेक आता है, कहाँ पर, अंडर द बॉटम ऑफ सी, समुद्र के बॉटम के अंदर, आर द मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ सुनामी। सुनामी लाने के लिए यही मेन कारण है, 7 यूनिट से ज़्यादा का भूकंप आना बॉटम के अंदर। द सुनामी मूव्स फ्रॉम ओरिजिनेटिंग सेंटर इन द 2 डायरेक्शन, one towards the deep sea and the other towards the shore। और सुनामी की वेव्स 2 डायरेक्शन में चलती है, एक तो नीचे की तरफ अंडर सी की तरफ और दूसरी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकता है किनारे की तरफ, सी समुद्र का जो किनारा होता है उसकी तरफ। द सुनामी विच रन्स टूवर्ड द शोर कॉज डिस्ट्रक्शन। अब जो किनारे की तरफ, तट की तरफ चलेगी वो तो क्या करेगी, तबाही करेगी, नुकसान ही करेगी, डिस्ट्रक्शन करेगी। डेब्रिस एटसेट्रा विच फ्लोज विद द सुनामी hits very deep inside the coastal region।
मान लेते हैं यहाँ पे समुद्र है, इसके अंदर लहरें उठी, ये है कोस्टल रीजन, यहाँ पर इतना, इसके आगे कोस्टल रीजन है। तो कोस्टल रीजन के बहुत अंदर तक एक गांव नहीं 4-5 शहर तबाह कर देती है इसके आसपास, इतनी भयंकर आती है सुनामी, बाढ़ और वगैरह। ठीक है। द बिल्डिंग, ह्यूमंस एंड एनिमल सफ़र वेरी लॉस। वहाँ की जो भी भवन वगैरह मकान बनाए हुए हैं वो सब, आदमी और जानवर सभी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। अर्लियर देयर वर नो गुड मीन्स ऑफ गिविंग वार्निंग ऑफ द सुनामी। नाउ ड्यू टू द यूज ऑफ वेरियस apparatus its occurrence कैन बी नोन मच अर्लियर। पहले लोगों को पता नहीं रहता था कि कब सुनामी आ जाएगी, कब हमको नुकसान हो जाएगा, लेकिन आजकल ऐसे apparatus आ गए हैं जिनसे पता चल जाएगी कि सुनामी कब आ सकती है। The hazardous areas are now cleared and people can move to safer place, but the immovable properties is damaged। तो जहाँ पर हमको लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा खतरा है, इस लैंड पर, इसके आसपास समुद्र जो है, वहाँ पर सुनामी आ सकती है, तो उन एरिया में से लोगों को हटा दिया जाता है कि तुम लोग यहाँ पर मत रहो, नहीं तो फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वहाँ की, जो भी जगह उसके अंदर जो प्रीशियस मेटल्स वगैरह या जो भी है प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो उसको तो हटा नहीं सकते, तो वो वहाँ पर ख़राब होती रहती है, डैमेज हो जाती हैं। इंडियाज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी हैज डिस्कवर्ड द सबमर्ज हार्बर इन धौलावीरा रीजन ऑफ गुजरात। गुजरात के धौलावीरा के अंदर हमारी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है, जो ओशियन के अंदर खोजबीन करती है, तो इसने क्या डिस्कवर किया है, जो गुजरात के धौलावीरा के अंदर एक बंदरगाह, हार्बर किसको बोलते हैं, जहाँ पर शिप वगैरह रुकती हैं, तो हार्बर डूबा हुआ मिला है हमको, वो अंडर वाटर है। स्टडीड से 1500 years ago the biggest harbor of Harappan civilization was buried in due to some sea storm like tsunami। 1500 साल पहले जब हड़प्पन सभ्यता थी, हड़प्पा, तो वह तब भी एक हार्बर, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो भी डूब गया था सुनामी के अंदर। ठीक है। तो आजकल जो ये धौलावीरा के अंदर मिल रहे हैं, पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था वो डूबा हुआ, तो ये सुनामी की वजह से तबाह हुए शहर है, बंदरगाह है। 14 to 18 meter wide wall found here is believed to be a testimony in that period also Indians knew how to deal with the destructive storm like tsunamis। तो यहाँ पर लोग पहले, देखो लैंड कहाँ था, ये जो बंदरगाह वगैरह है वो बहुत ही ऊपर दीवारें बना के 14 to 18 मीटर हाई वॉल वहाँ पे बनाई हुई थी। और इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को पहले पता था कि यहाँ पे सुनामी वगैरह आएगी, तो उससे बचना कैसे है वो जानते थे। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्स। कंस्ट्रक्टिव फोर्स कौन से होते हैं, जो माउंटेन्स वगैरह बनाते हैं, और डिस्ट्रक्टिव फोर्स वो होते हैं जो नुकसान करते हैं या फिर वैलीज वगैरह बना देते हैं। टू टाइप ऑफ फोर्स वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल द टाइम। अर्थ की सरफेस के ऊपर दो तरह के ये फोर्स हर टाइम काम करते रहते हैं। ग्रुप ऑफ फोर्स हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन, माउंटेन्स एटसेट्रा on the ground, but the second group start destroying the newly formed mountains etc। तो फर्स्ट ग्रुप जो कंस्ट्रक्टिव ग्रुप है फोर्स का, वो तो हर वक्त कुछ ना कुछ बनाने के में लगा रहता है, जैसे कि प्लेन्स जैसे समतल भूमि को बोलते हैं, माउंटेन्स जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर ये सब तो बनाते रहते हैं, लेकिन दूसरे जो फोर्स हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स, वो माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। The force inside the surface of the earth create new landforms on the surface, but the external force destroy the new forms। तो जी ये जो क्रिएटिव फोर्स हैं वो तो होते हैं अर्थ के अंदर के, ठीक है, इंटरनल टेक्टोनिक, और जो बाहर से लगते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स। तो अंदर वाले तो क्रिएट करते हैं,
और बाहर वाले फोर्स डिस्ट्रक्टिव करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स डिस्ट्रॉय द न्यू फॉर्म्स। ओके, जो भी नई चीज बनी है उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का। As soon as any land part emerges out of water, the external erosion force start acting on it. तो जैसे ही इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स या इंटरनल फोर्स की वजह से, क्रिएटिव फोर्स की वजह से नए नए लैंड फॉर्म बनते हैं, तभी से डिस्ट्रक्टिव फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स उस पर वर्क करना शुरू कर देता है और उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, उनको वापस से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। Their endeavor is to reduce or erode the rising structure। और इनका एक्सटर्नल फोर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो भी बढ़ रहे इलाके हैं या जहाँ पर फॉर्म्स हो रहे हैं नए नए प्लेन्स, तो उनको इरोज करना या उनको इरेज करके नॉर्मल बना देना। एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्स, एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्स, हमने अभी तक इंटरनल टेक्टोनिक फोर्स के पार्ट देखे थे। एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्स को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू ऑल।